बोले कि क्लास 10 में हमने तो बड़ी मेहनत की थी, फिर भी मार्क्स कम आए, टीचर ने मार्क्स काट कर दिए, टीचर की हमसे दुश्मनी थी। भाई हम दुनिया को कुछ भी कहे भाई, बट अगर आपको पता है ना, दिल में ये बात आपको पता है ना कि क्लास 11 में पढ़ाई नहीं करी थी, ब्रिज कोर्स देख लेना, एक ही लेक्चर है, 1-1.5 घंटे का सवाल है भाई, डाल देना उतना समय, क्लास 12 है ना एकदम मक्खन स्मूथ आपका जाएगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर की बात करें तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के ब्रीफ क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और आज इसी सेशन में मैं आपको केस स्टडी से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि जितनी जल्दी आप केस स्टडी और उसकी प्रैक्टिस शुरू करोगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको मेन दिक्कत बच्चा केस स्टडी में ही आ सकती है। प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स को पूछ लेना, उनके एक्सपीरियंस से मेन प्रॉब्लम केस स्टडीज में आती है, इसलिए इसकी शुरुआत हम यहीं से अभी से कर रहे हैं। अभी छोटी केस स्टडीज करेंगे, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, कैसे इसके कीवर्ड्स को पहचानना है, इसमें क्या टेक्निक या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, सब आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूं और आप और मैं मिलकर 2 केस स्टडीज सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक बार हो जाए चेक चेक, तो चेक हाउ इज द जोश बटालियन, बताइए जरा। गुड इवनिंग शिवांग, हाय राजेश बाबू, हेलो गुरु, कैसे बच्चा, हेलो आयुष, गुड इवनिंग निखिल। बच्चा हैंड रिटन नोट्स में अपलोड करा दूंगी, एक 2-4 सेशंस जाने दो, बनाओ नोट्स का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ठीक है, नोट्स में अपलोड करा दूंगी, नोट्स रेडी है। इस साल मैं आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं रिविजन नोट्स, वो भी बनाने वाली हूँ, जिसमें से पॉइंट पॉइंट पे सिंपल तरीके से ग्राफ से मैं आपका रिविजन करवा दूंगी, वो भी चैप्टर के अंत में मैं खुद से बनाकर आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मोस्टली तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पूरा कोशिश है मेरा कि हर एक चैप्टर के रिविजन नोट्स में मैं बना दूं। आज नहीं समझ में आता है, बट 2-3 चैप्टर्स हो जाते हैं ना, तो पहले वाला हम भूलते जाते हैं, तो ये नोट्स मैं उसी पर्पज से दे रही हूँ कि आप चीजों को इजीली रिवाइज कर सको। मैंने आपको वादा किया है कि साथ मिलकर परफेक्ट 100 का टारगेट पूरा करेंगे, तो मैं भी अपना 200% देने के लिए यहाँ पे तैयार हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी हाई जोश के साथ बेटा हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज मेनली हम 2 क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं। पहला है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड दूसरा क्वेश्चन जो पढ़ोगे दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनको 3 कैटेगरीज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया जाता है। ऑब्वियसली क्या है मैं आपको समझाऊंगी, इन डिटेल बताऊंगी। पहले क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे डायरेक्टली शुरू करते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा बेटा पहली चीज ना 12th क्लास में काफी बार ऐसे होता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वर्ड्स का इंटरचेंज या तो एक्सचेंज या तो सिनोनिम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या फिर आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बोलिए, ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, सेम आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल, आपका आंसर यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एक फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट लेक्चर का, सो दैट जो बच्चे कल नहीं भी आए थे या भूल चुके हैं उनको जल्दी से याद करा दिया जाए। कल के लेक्चर में हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें की थी, एक तो हमने मैनेजमेंट पढ़ा था और दूसरा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़े थे। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जिससे हम लोगों से काम करवा के लेते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवा के लेने की एक कला है मैनेजमेंट। और ये ध्यान देना कि भाई जब आप लोगों को काम सौंपते हो, दूसरों से काम करवाते हो, तो वो इस काम को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करें। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को कम से कम खर्चे में यहाँ पे करना। इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कभी भी रिसोर्सेज का वेस्ट ना करो। जैसे ए और बी का मैंने एग्जांपल दिया था, दोनों वर्कर्स थे, शर्ट की फैक्ट्री में काम करते थे। ए 5 मीटर के कपड़े में 2 शर्ट बना लेता था, बी 5 मीटर में बस एक ही शर्ट बनाता था, बाकी कपड़ा वेस्ट करता था। वेस्टेज से खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है तो कंपनी का मुनाफा कम होता है। इसीलिए मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि काम तो करवाना है, बट इस तरीके से करवाओ कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो एंड कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए, कंपनी का मुनाफा बढ़े। ठीक है, सेकेंड चीज जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है, तो इफेक्टिवनेस होता है टाइम से जुड़ा, जो कि ये कहता है कि जब भी आप काम को कर रहे हो तो भाई काम है ना आपका दिए गए समय में पूरा होना चाहिए। अगर आपको कोई ऑर्डर 30 डेज में पूरा करना है तो ऐसा नहीं कि आप उसके लिए 45 दिन ले लो, काम समय से पूरा होना चाहिए, स्पीड ऑफ वर्क उस हिसाब से आपको मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला फीचर है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए कोशिश ही होगी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स ले, सो दैट आप इजीली चीजों से इनको कनेक्ट कर पाओ और याद रख पाओ। ठीक है, जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो जब हम मैनेज करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, ये भी देखते हैं कि काम करते वक्त वो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे, ये भी देखते हैं कि काम समय से पूरा हो। बट क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी का ना बेटा अपना गोल होता है। मैं आपको एक इसका सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज आपकी बात करूं कि आज आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आज आप एक स्टूडेंट हो और आप क्लास 12th में हो, तो आपके भी कुछ गोल्स होंगे। हो सकता है कि आपका सबसे पहला गोल हो टू स्कोर 90% एंड अबव इन क्लास 12th, या तो आपका गोल हो टू क्लियर CUET विद good marks and take admission in a good
यूनिवर्सिटी। ठीक है, या तो आपका गोल हो सकता है टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। कोई भी इनमें से आपका गोल हो सकता है कि किसी का गोल हो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना, किसी का गोल हो सीएस में जाना, किसी का गोल हो बीबीए करना। देखो ये सिर्फ एग्जांपल्स है, ठीक है, तो इसको एग्जांपल की तरह आपको लेना है। एज ए स्टूडेंट आपका कोई ना कोई गोल होगा जिंदगी में जिसको आप पाना यहाँ पे चाहते हो। अब मुझे पता है बिना मैं कमेंट्स पे देखे ये बता सकती हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैम हमारा तो कोई गोल ही नहीं है, हम क्या करें। भाई बनाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट बनाओ, ठीक है। तो अगर हमारी जिंदगी में कोई गोल है, इस गोल को पाने के लिए हम काफी चीजें करते हैं। जो बच्चा यहाँ पे सीए की तैयारी कर रहा होता है, सीयूईटी के द्वारा बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहा होता है, 90 एंड अबाउ स्कोर करना चाह रहा होता है, उसको पता है कि पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। वो स्टडी टाइम टेबल बनाता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। काफी बार जब त्योहार होते हैं, घर पे कोई फंक्शंस होते हैं, तो वो उसको ना इंपॉर्टेंस देते हुए अपने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देता है। वो अपने प्रोजेक्ट समय से करता है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता है, ये सब वो करता है। बट अगर मैं किसी बच्चे को पूछती हूँ कि बेटा आप ये क्यों कर रहे हो, मतलब आप दिन भर पढ़ाई कर रहे रहते हो, ठीक है, आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, सुबह जल्दी उठ जाते हो, सुबह से आप पढ़ाई करते हो, रेगुलर लेक्चर्स जाते हो, आप ये क्यों करते हो। तो बच्चा कहता है मैम क्योंकि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, या इसको पाना चाहती हूँ, राइट। सिमिलरली बेटा मैनेजमेंट है, जैसे आपको अपने गोल को पाने के लिए कई एक्टिविटीज करनी पड़ती है, कई काम करने पड़ते हैं, टाइम टेबल बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही कंपनी के भी गोल्स होते हैं। अब मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए अगर हम गोल्स ऑफ अ कंपनी की बात करें, गोल्स या तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी की अगर हम यहां पे बात करें, तो कंपनी का गोल हो सकता है टू इंक्रीज द सेल्स बाय 30% दिस ईयर, ठीक है। या तो हो सकता है कंपनी का गोल है टू रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 10% दिस ईयर, एक्सेट्रा। कंपनी के अनेक गोल हो सकता है। हमको प्रॉफिट बढ़ाना है, ज्यादा सेल्स करना है, इनकम बढ़ाना है, वेस्टेज कम करना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, 2 नई फैक्ट्री खोलनी है, कई गोल्स हो सकता है। लेकिन मैंने अगर कोई गोल सेट किया है कि मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है या मेरे को सेल्स बढ़ाना है, तो सिर्फ बोलने से तो बेटा काम नहीं बनेगा ना। मतलब ऐसे कोई मंत्र मंत्र जपोगे प्रॉफिट बढ़ जा, तो बढ़ेगा तो नहीं ना। तो ये गोल को अगर मैं अचीव करना चाहती हूं, अगर ये गोल को मैं पाना चाहती हूं, टू अचीव दीज गोल्स मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ये गोल को अचीव करना है ना, तो इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। चीजें प्लान करनी होगी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि भाई साहब मेरे जो सेल्स है ना वो इंक्रीज हो, कैसे मार्केटिंग करूंगी, कहां पे मार्केटिंग करूंगी, मेरे प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट लाऊंगी, मेरे को ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। काम करने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे, उसको अरेंज करना पड़ेगा। सेल्स करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अच्छे सेल्समैन की जरूरत है, लोगों को लाना पड़ेगा। तो ये हर वो काम जो मैनेजमेंट में करते हैं, हर वो फंक्शन जो मैनेजमेंट में हम परफॉर्म करते हैं, उसका कारण एक ही है कि कंपनी जो भी गोल ऑब्जेक्टिव सेट करती है ना मेरे दोस्त, हम उसको पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। और इसीलिए सबसे पहला फीचर ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि भाई मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का मेन फोकस या मेन एम एक ही होता है कि मेरी कंपनी जो भी गोल्स को सेट करती है, कंपनी गोल सेट करके मेरे को बता देगी कि भाई 30% से सेल्स बढ़ाने का है, तो एज अ मैनेजर मेरा काम होगा इस गोल्स को पूरा करना, इसको पाना, इसको अचीव करना, और वो भी कम से कम कॉस्ट में। क्लियर है बेटा सबके लिए। शिक्षा ओरिएंटेड का मतलब होता है कोई भी चीज के तरफ, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब गोल पाने के लिए किया गया प्रोसेस। ओरिएंटेड कोई चीज के तरफ, कोई चीज के ऊपर जब आपका झुकाव होता है, कोई चीज के तरफ वो होता है, कोई चीज के लिए वो होता है, दैट इज ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द सेकंड फीचर। सेकंड फीचर कहता है कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होता है। अब है ना मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे परवेसिव है, जैसे डायनामिक है, तो इनका मतलब समझना पहले जरूरी हो जाता है। तो मैं जब कहती हूं कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, जिसको हम यहाँ पे यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, तो पहली चीज भाई परवेसिव ये जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या है। परवेसिव शब्द का मतलब होता है हर जगह पे मौजूद होना। जैसे कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे सूट वूट डाल के जो मैनेजर्स होते हैं, वो आप गलत हो। छोटे से छोटे बिजनेस में भी बेटा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मैनेजमेंट मौजूद होता है। हाँ, ऐसा जरूर है कि अगर बिजनेस छोटे लेवल पे होगा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहां पे मैनेजमेंट कम लगेगा। अगर बिजनेस बड़े लेवल पे है, जैसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो वहां पे मैनेजमेंट ज्यादा लगेगा। बट मैनेजमेंट हर टाइप ऑफ बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट की कंपनी हो, कोई एनजीओ हो, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह पे मौजूद है। क्लियर है?
चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये पॉइंट ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट लगता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पहली चीज तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझो। जब हम कहते हैं मैनेजमेंट, इसका मतलब है चीजों को मैनेज करना या लोगों से काम करवा के लेना। बट आप क्या मैनेज कर रहे हो? जैसे आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, आप काम को मैनेज कर रहे हो, आपके सामने आप फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसको मैनेज कर रहे हो, आप किस चीज को मैनेज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट है। और सिंप्लीफाई करके मैं अगर आपको बता दूं तो 3 चीजों में मैनेजमेंट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। थोड़ा गौर से इस पॉइंट को भी सुनिएगा वरना कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है, ठीक है। पहली चीज व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जब आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। अब मान के चलिए हम कुछ यहां पे एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस से कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑफ अ हॉस्पिटल, या तो अगर कोई डिस्पेंसरी या तो क्लिनिक है डॉक्टर की, तो हॉस्पिटल का एम या तो गोल या तो काम क्या होता है? तो एक हॉस्पिटल का काम होता है टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू इट्स पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। वही अगर मैं बात करती हूं कि मान के चलिए आपकी स्कूल है या फिर अगर आपकी कॉलेज है, ठीक है, तो बेटा स्कूल या कॉलेज का अगर मैं एम या गोल या तो काम देखूं तो स्कूल या कॉलेज का काम होता है टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। मान के चलिए अगर कोई सब्जी वाला है तो सब्जी वाला चाहता है कि मैं अपने ग्राहकों को ताजी और अच्छे दाम में सब्जी बेचूं। तो हर एक कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक काम होता है। हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट देना होता है, तो स्कूल्स का बच्चों को शिक्षा देना होता है, तो सब्जी वाले का ताजा और सस्ती सब्जी बेचना होता है। बट ये काम को पूरा करने के लिए या इस एम को अचीव करने के लिए हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके स्कूल या कॉलेज की बात करूं, अगर मैं चाहती हूं या मेरा एम है कि मेरे स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, तो इसके लिए मुझे कुछ काम करने होंगे, कुछ कार्य करने होंगे। मुझे यहाँ पे अच्छे से अच्छे टीचर्स लाने होंगे, अच्छे से अच्छे यहाँ पे लेक्चर्स कंडक्ट करने होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट जैसे साइंस वगैरह है तो उसके लिए लेबोरेटरी सेटअप करनी होगी, कंप्यूटर का नॉलेज देने के लिए कंप्यूटर लैब सेटअप करना होगा। ये सारी चीजें मुझे उनको देनी होगी, तब तो मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगी ना। तो जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा गोल है, इसको पाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम यहाँ पे मैनेज चीजें करते हैं, उसी को बेटा कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्या कहते हैं बेटा उसको? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो भी काम है हम उसको एक गोल में कन्वर्ट करते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कंपनी है, कंपनी का काम है कि भाई हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमारे कस्टमर्स की नीड उससे पूरी हो। हॉस्पिटल का काम है कि भाई हम पेशेंट को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दे पाए। यही पूरा करने के लिए जो भी हम चीजें करते हैं उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना। और ये हम क्यों करते हैं? अपने गोल को पाने के लिए। सिंपल है, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क बच्चे सबके लिए क्लियर है? बाबू मैनेजमेंट ऑफ वर्क सबके लिए क्लियर है? चैट सेक्शन में बताओगे प्लीज। नहीं शिवांग, ऐसा नेसेसरी नहीं है बच्चा। ठीक है चलिए ओके आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि है आपका यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये पॉइंट पूरा करने के बाद मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, 3 इसके सब पॉइंट्स है। पूरा करने के बाद मैं आपके डाउट सेक्शन चेक करके जो डाउट्स है उसको सॉल्व भी कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बोला मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, तो उसका एक डायमेंशन या एक हिस्सा है काम को मैनेज करना। अब जब हम उसके दूसरे डायमेंशन या दूसरे हिस्से की बात करें तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मतलब लोग, लोग मतलब कंपनी में काम करने वाले लोगों की मैं बात कर रही हूं। तो कंपनीज में ना पीपल को ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ह्यूमन रिसोर्स। देखो बेटा कोई भी बिजनेस की कामयाबी के पीछे उसके कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, लेबरर्स हो या एम्प्लॉयज हो, उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। उनके काम, उनकी मेहनत, उनके डेडिकेशन के कारण ही कोई भी बिजनेस अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाता है और एक बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाता है। तो हमारी जो एम्प्लॉयज है, देखिए अब एक चीज को समझिए, हर एक व्यक्ति की ना कुछ खूबियां होती है और कुछ कमजोरियां होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा होगा बट हो सकता है थ्योरी में वीक है, कोई लैंग्वेज में अच्छा है तो प्रैक्टिकल्स में वीक है, कोई सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में वीक है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत आगे है तो पढ़ाई में वीक है। कहने का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले ने ना कभी किसी को परफेक्ट नहीं बनाया, हर एक व्यक्ति में कुछ खूबियां तो कुछ कामियां यहाँ पे दे दी है, ठीक है। सिमिलरली होता है आपके एम्प्लॉयज के साथ। कुछ एम्प्लॉयज है जो कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, सेल्स में अच्छे हैं बट फाइनेंस उनका स्ट्रांग नहीं है। कुछ एम्प्लॉयज है जो फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं बट उनको बोलना, कम्युनिकेट करना नहीं आता है।
तो हर एक एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है, मतलब क्या उसकी खूबियां है, क्या उसकी वीकनेसेस है, मतलब क्या उसकी कमजोरियां है, ये समझते हुए अकॉर्डिंगली उनको काम देना, अकॉर्डिंगली उनको जॉब देना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चले कोई व्यक्ति है जो फाइनेंसेस में बहुत बेहतरीन है, अकाउंट्स में बहुत बेहतरीन है, तो मैं उसको फाइनेंस और अकाउंट्स का ही काम दूंगी। कोई व्यक्ति है जो कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है मैं उसको मार्केटिंग का काम दूं। इसी को मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एग्जैक्टली क्या होता है कि आपके जो मैनेजर्स है उनको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को समझना कि उनकी क्या खूबियां है, उनकी क्या वीकनेसेस है, एंड अकॉर्डिंगली उनको काम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, लास्ट डायमेंशन पे आते हैं, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पहली चीज तो बेटा यहाँ पे ऑपरेशंस का मतलब समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे ऑपरेशंस की बात करती हूँ तो ऑपरेशंस का मतलब होता है प्रोडक्शन प्रोसेस where various inputs such as raw material is processed and converted into a finished good। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ऑपरेशंस की बात करती हूँ ना, तो ऑपरेशंस का मतलब होता है प्रोडक्शन का प्रोसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर एग्जांपल भी दिया है आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि अगर आपका बिजनेस है या तो आपकी फैक्ट्री है जहां पे आप लकड़े का वुडन फर्नीचर यहाँ पे बनाते हो। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे बेटा क्या है, तो आप है ना यहाँ पे वुडन लकड़े का फर्नीचर बनाते हो। ठीक है, वुडन फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लगता है लकड़ा, वुड। तो वुड आपके लिए यहाँ पे एक तरीके से रॉ मटेरियल है जो आप इस्तेमाल करते हो फर्नीचर बनाने के लिए, राइट। फिर ये रॉ मटेरियल को लेकर आप इसको प्रोसेस करते हो। जैसे आप लकड़ा लेके आते हो, फिर उसको कट करते हो, लकड़े को हम छीलते हैं, घिस के उसको प्लेन करते हैं, फिर उसको ऐसे ठोक के एक फर्नीचर असेंबल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं द प्रोसेस या तो वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ये कर हम उसको फाइनल फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे फिनिश गुड्स या तो फाइनल गुड्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स या तो फाइनल गुड्स। लेकिन ये लकड़ा लाना, उसको प्रोसेस करना, उसे एक फाइनल गुड्स बनाना, इस पूरे प्रोसेस को भी तो मैनेज करना पड़ता है। हो सकता है बीच में अचानक से मशीन खराब हो जाए, हो सकता है लकड़ा खत्म हो जाए और हमने दूसरा लकड़ा ऑर्डर ही ना करा हो सकता है कि चेयर सही से असेंबल ना होए, इंसान बैठते ही गिर जाए, हो सकता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस सही से हो, स्मूथली हो, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बने, इसके लिए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी मैनेजमेंट जरूरी होता है। और इस प्रोसेस को जब हम मैनेज करते हैं ना मेरे दोस्त, तो इसी को हम यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। तो जो भी आपका प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जहां पे आप इनपुट्स लेते हो, उसको यहाँ पे प्रोसेस करके एक फाइनल या तो सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, इसी को बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना मैं कुछ डाउट सबसे पहले ले लेती हूँ। ओके, अच्छा, सबसे पहला डाउट है मैम विच बुक हैव टू स्टडी, इज गुड टू स्टडी एनसीईआरटी और साइड बुक एंड हाउ टू मैनेज बोथ बुक। अच्छा, सबसे पहली चीज, अगर आप मेरी बात मानो या मेरे पे भरोसा करो, या मेरे पे भरोसा भी ना होना, तो कोई भी टॉपर अगर होगा ना पहले सालों का, तो उसको पूछ लेना। सबसे पहली चीज होती है 4 बुक से मत पढ़ो। इससे क्या होगा ना, आप खुद को कंफ्यूज करोगे, स्ट्रेस आउट करोगे। चारों बुक में लिखा सेम होगा बट उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। तो चूज 1 बुक ओनली, और जो बुक आप चूज करते हो ना भाई, उसको ना पकड़ के रखना अंत तक। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद किसी ने बोला ये बुक से पढ़ रहा है, इससे पढ़ना मत करना। ट्रस्ट योरसेल्फ, एक किताब लो, उसी से पढ़ो, उसी को फॉलो करो अंत तक। ठीक है, मल्टीपल बुक्स मत लो। एनसीईआरटी रेफर करना सही होगा कि गलत? गलत तो नहीं है बट डिफिकल्ट है। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कहीं कहीं पे काफी नहीं है, बट अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, आप जा सकते हो। ठीक है, चलिए मैम मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, हम आपके लिए बच्चा रिपीट कर देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि एज अ बिजनेस आपका कोई ना कोई काम होगा। जैसे अगर आपके कपड़ों का शोरूम है, तो आपका काम है कि भाई ग्राहकों को उनकी पसंद के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से क्लोथिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब कपड़े दिखाना और उनको देना। अगर आपका यहाँ पे लेटर से एक किराने की दुकान है, जिसको हम ग्रोसरी स्टोर कहते हैं, किराने की दुकान है, तो आपका यहाँ पे काम होगा लोगों को ना किराने की सारी सामग्री जो है यहाँ पे उपलब्ध कराना, और वो भी अच्छे क्वालिटी की और रीजनेबल दाम पे। तो आपका जो भी काम है, जैसे कपड़ों की दुकान का काम होता है कपड़े देना, किराने की दुकान का काम होता है लोगों को किराने का सामान देना, सब्जी वाले का काम होता है लोगों को ताजी सस्ती सब्जी देना, हॉस्पिटल का काम होता है मरीजों का इलाज करना, स्कूल का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना। ये जो भी आपका काम है, आप वो काम अच्छे से सही तरीके से कर सको, इसके लिए आप जो चीजें करते हो उसको हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है, चलिए मैम अगर किसी का गोल है चेयर बनाने का, तो वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क होगा या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होगा? देखो, गोल कभी भी चेयर बनाना नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी अ गोल। ओके, आपका काम हो सकता है फर्नीचर बनाना, या आपका बिजनेस हो सकता है फर्नीचर या चेयर्स बनाकर बेचना। तो अगर आपका काम है फर्नीचर बेचना, या अगर आपका काम है सिर्फ चेयर्स बनाकर बेचना, ये काम को हम कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये चेयर्स बनाने के लिए आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी होगी,
उस फैक्ट्रीज में चेयर्स बनती होगी। तो जब वो चेयर्स वो फैक्ट्री में बनती है, रॉ मटेरियल आया नहीं आया, कौन से क्वालिटी का आया, कितनी चेयर्स तैयार हुई, कौन सी चेयर को पॉलिश नहीं हुआ, इन चीजों की देखरेख करना इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अगर मेरी एक सब्जी की दुकान है, मैं सब्जी बेचती हूँ, तो सब्जियों को ताजी बेचना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। लेकिन मैं खुद अगर सब्जी उगाती हूँ, यहाँ पे बीज बोती हूँ, सब्जी उगती है, फिर उसको हार्वेस्ट करती हूँ, क्लीन करती हूँ, तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। ठीक है, ओके। मैम जो थ्योरी हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे वो एनसीईआरटी वर्ड्स लाइन लिखने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या जो आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे ये लिख सकते हैं? मेरी तो एक बात बोलूं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप एनसीईआरटी या कोई भी किताब या किसी के भी नोट्स को वर्ड टू वर्ड यहाँ पे याद रखो। ठीक है, सिंपल चीज है, यहाँ पे जब सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आती है ना, मार्किंग स्कीम आप रीड कर लेना या उसकी गाइडलाइंस रीड कर लेना। सिंपल चीज यही लिखी जाती है कि भाई साहब अगर आंसर सही है ना तो तुमको मार्क्स देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ माई नेम इज दिशा, या अगर मैं कहती हूँ दिशा इज माई नेम, तो भाई इससे मेरा नाम बदल जाता है क्या? बात तो वही बनी रही। तो ये क्लियर गाइडलाइंस है कि अगर आंसर सही है ना, भले उसने अपने शब्दों में लिखा है बट जवाब तो सही है ना, तो तुमको मार्क्स देना है। हेड पॉइंट सेम रखिएगा इफ पॉसिबल, एनसीईआरटी के या तो कोई रेफरेंस बुक के इफ पॉसिबल। बाकी कंटेंट और एक्सप्लेनेशन कैन बी इन योर ओन वर्ड्स, अनलेस एंड अनटिल वो करेक्ट है, आपको मार्क्स मिलेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए मैम मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है, टीयर ओरा ऑलरेडी बता चुकी हूँ और एक बार बता देती हूँ। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है आपका जो काम है, पेशा है, उसको मैनेज करना। ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़ा होता है। अब जैसे अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो हॉस्पिटल्स तो आपको सर्विस दे रही है, राइट? इसमें कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता ही नहीं है, फिर भी वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है ना। बट वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए ओके, रिपीट दिस पॉइंट। विवेक हो सके तो पॉइंट मेंशन करिए, बाकी मैं स्लाइड में चेक कर लेती हूँ। मैम वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे क्या? बिल्कुल हर्षिका, कंडक्ट किए जाएंगे। प्रोक्योरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरिंग का मतलब होता है लाना, प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को लाना। ओके, ऑपरेशन रिपीट कर दो, कर चुकी। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है बता चुकी। मैम कल आपने बोला था प्रोजेक्ट के लिए गाइड करोगे, तो जो सैंपल दोगे वो अप्रैल मंथ में ही प्रोवाइड कर देना। नोटेड माधवी। लकड़ी लकड़ा, ओके ठीक है नैना, थैंक यू। मैम मैनेजमेंट ऑफ पीपल एक बार और बता दीजिए। ठीक है सिद्धि, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब ये होता है आपकी कंपनी में काम करने वाले सारे जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनको मैनेज करना। किस एम्प्लॉय की क्या काबिलियत है, क्या कमजोरियां है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको काम को देना। ठीक है, मतलब काम उनको देना। क्लियर है? चलिए, अच्छा डिफरेंस आदित्य बता चुकी। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? एक चीज को किसी और चीज में बदलना या कोई और रूप देना। जैसे लकड़े को चेयर में बदलना, तो हमने लकड़े को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ फर्नीचर। टोमेटोज को केचप में बदलना, तो टोमेटो को हमने ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ केचप। एक पर्टिकुलर चीज को कोई और रूप देना, कोई और चीज में बदलना, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और डाउट्स में जरूर लूंगी अगर टाइम परमिट करेगा तो, बाकी हम आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। इवन मैं चाहूं तो सारे डाउट्स लाइव लेक्चर में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फिर भी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट फीचर कहता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, कंटिन्यूअस प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है? एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हो सकता है आज जब आप यहाँ पे क्लास 12th में हो, आज जब यहाँ पे आप क्लास 12th में हो, तो आपका गोल हो सकता है कि मुझे यहाँ पे क्लास 12th में 90% एंड अबाउ स्कोर करना है। ठीक है, ये गोल को पूरा करने के लिए आपने एक टाइम टेबल बनाया, जिसको हम स्टडी टाइम टेबल कहते हैं, जो हम बनाते तो है बट फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है, बट हर चीज थोड़ी बताई जाती है भाई। चलो ठीक है, उसके लिए हमने टाइम टेबल बनाया। अच्छा, हमने यहाँ पे कंटेंट बनाया, नोट्स बनाए। ठीक है, हमने यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स अटेंड किए, हमने यहाँ पे अच्छे से हमेशा रिविजन्स करे, एंड हमने यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस मेंटेन करी, क्वेश्चन सॉल्व किए, डीपीपी सॉल्व किए, पीवाईक्यू किए, सैंपल पेपर किए, सब कुछ किया। अंत में जब हमारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, जब हमारा क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में हमारे परसेंटेज बनकर निकले लेटर से 94%। मतलब मैं ये कह सकती हूं कि मुझे 90% एंड अबाउ स्कोर करना था, ये मेरा गोल था, मैंने 94% स्कोर किया, मतलब ये गोल मैंने अचीव कर लिया, मैंने पा लिया। ठीक है, एंड मैं तो कहूंगी तथास्तु, अब सब अपने गोल को पूरे करो। ठीक है, बट चलो मैंने अपना गोल पूरा किया तो कहानी खत्म क्या? दी एंड नहीं ना। अब मैं क्या करूंगी, तो अब मैं एक न्यू गोल सेट करूंगी। क्लास 12 का गोल था, मैंने उसको पा लिया, तो अब मैं न्यू गोल सेट करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा न्यू गोल है टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2026। एक गोल खत्म हुआ, क्लास 12 में अच्छे मार्क्स आए तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ दूंगी, सब कुछ थोड़ी त्याग दूंगी, नहीं ना, एक नया गोल सेट करूंगी। अब ये गोल अचीव करने के लिए भी मैं टाइम टेबल बनाऊंगी। ठीक है, इसके लिए भी मैं प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करूंगी, इसके लिए भी मैं बहुत यहाँ पे पढ़ाई करूंगी, लेक्चर्स अटेंड करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, सब कुछ करूंगी ना। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। ये क्लियर कर दिया तो इंटर करूंगी, ये कर दिया तो फाउंडेशन करूंगी, ये करूंगी तो अच्छा मुझे आर्टिकलशिप चाहिए, वो चाहिए तो अच्छी नौकरी चाहिए, वो चाहिए तो गाड़ी चाहिए, वो चाहिए तो बंगलो चाहिए। अरे खत्म तो कभी नहीं होंगे ना मेरे गोल्स। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई साहब मैनेजमेंट जो है ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
आप अगर एक गोल को सेट करते हो, गोल को पाने के लिए आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, फिर रिसोर्सेज अरेंज करते हो, फिर लोगों को लेकर आते हो, फिर उनको काम बताते हो, फिर ये देखते हो चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है कि नहीं। सब करने के बाद गोल पूरा हो जाता है, अचीव हो जाता है, तो वापस आप नया गोल सेट करते हो, वापस आप प्लानिंग करते हो, वापस आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, वापस आप स्टाफिंग करते हो, वापस आप डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, और ये एक चक्रव्यूह की तरह, एक सर्कल की तरह चलते ही रहता है। और जैसे सर्कल का कोई एंड नहीं होता ना, वैसे मैनेजमेंट का कोई एंड नहीं होता, और इसीलिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूअसली ये फंक्शंस जो है निभाते रहने होते हैं, और अगर एक गोल अचीव हो भी जाता है तो नया गोल सेट करके कंटिन्यूअसली चलते रहता है। हाँ, अगर कंपनी बंद हो गई ना तो उसका मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, उसकी जरूरत फिर नहीं रहेगी, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, ओके, जो कि कहता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये समझाने का एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है मेरे लिए, मेरे पास, मतलब एक तरीके से। ठीक है, कोई भी ग्रुप स्पोर्ट्स ले लो, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप स्पोर्ट्स का आप एग्जाम्पल ले लो। एज ए टीम अगर आप कोई भी मैच जीतना चाहते हो ना, अगर आपके स्कूल में भी ग्रुप कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो एज ए टीम अगर आप कोई भी मैच जीतना चाहते हो ना बेटा, तो सबकी मेहनत, सबका डेडिकेशन और सबका अच्छा परफॉर्म करना ना जरूरी होता है। समझ रहे हो? बॉलर्स का बॉलिंग अच्छी करना, बैटर्स का बैटिंग अच्छी करना, बाकी सबकी यहाँ पे फील्डिंग अच्छी करना, विकेट कीपर्स की विकेट कीपिंग अच्छी करना, सब कुछ जरूरी होता है। सिमिलरली जब एक कंपनी गोल सेट करती है, तो गोल को पाने के लिए अगर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अगर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो उससे गोल पूरा नहीं होगा। जब कंपनी में काम करने वाले सभी व्यक्ति, सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर गोल की तरफ काम करेंगे, उसको पाने के लिए काम करेंगे ना दोस्त, तब ये पूरे होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, जहां पे पूरा का पूरा जो ग्रुप है, सारे जो कंपनी के मेंबर्स है, मिलकर टुवर्ड्स द गोल, टुवर्ड्स द एम काम करते हैं और उसको यहां पे पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। पहली चीज तो बेटा, जब ये शब्द डायनामिक की बात करें, तो डायनामिक का मतलब आप चाहो तो प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कोई भी चीज जो बार बार लगातार बदलते रहती है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं डायनामिक इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइमेट, हमारा वातावरण बदलते रहता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, कभी ऐसे हो जाता है कि ठंडी आ गई, कभी ऐसे लगता है कि सुबह ठंडी, शाम को गर्मी, रात को ठंडी, ऐसे भी हो जाता है। तो वैसे बेटा बिजनेस को भी ना एक वातावरण मिलता है। मैं इसको ना बहुत छोटे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पे डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे। देखो, बिजनेस को भी ना बहुत सारी चीजें होती है जो इंपैक्ट करती है, या ऐसे बदलाव जिनका असर है ना बिजनेस पे होता है। एक करंट ताजा गर्मा गर्म एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो इंडिया के ऊपर या दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ्स लगाए, टैरिफ मतलब टैक्सेस, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है कि देख भाई, इंडिया से अगर कोई भी चीज हमारे देश में आएगी ना, यूएसए में आएगी ना, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा टैक्स लगाऊंगा, मतलब इन शॉर्ट उसको मैं महंगा कर दूंगा कि लोग है ना उसको खरीदे ना, या कम से कम खरीदे। कारण में नहीं जाते, ये अपने पॉलिटिकल रीजन होते हैं, बट इससे इंडिया के बिजनेसेस को फर्क जरूर पड़ा। देखो, दुनिया ये चीज जानती है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सस्ता होगा ना तो ज्यादा बिकेगा, कोई भी चीज जब महंगी हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली वो बिकना कम हो जाता है, उसका सेल्स कम हो जाता है। अब ऐसे बिजनेसेस जो यूएसए में अपनी चीजें बेचते थे या एक्सपोर्ट करते थे, ये तो बड़ी दिक्कत में आ गए कि भाई अब तो ये टैक्सेस बढ़ा देगा, हमारी चीजें महंगी हो जाएगी, तो खरीदेगा कौन? अब तो ये हमारे बिजनेस पे आ गया भाई, हमारा तो मुनाफा कम हो जाएगा। जी हाँ, बट क्या आप इसको रोक सकते हो? गवर्नमेंट ने नया टैक्सेशन सिस्टम निकाला, न्यू रेजिम निकाली, रोक सके? महंगाई बढ़ गई, रोक सकोगे? मार्केट में नया कंपटीशन आ गया, जहां जहां मैकडॉनल्ड्स खुलता है वहां वहां बर्गर किंग खुलता है, रोक सकोगे? जहां जहां डोमिनोज जाता है, बाजू में जाके पिज्जा हट ऐसे हाय कर ही देता है, रोक सकोगे? नहीं। क्या कर सकते हो? उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट एंड अडेप्ट कर सकते हो। लोगों की पसंद बदली, आपके बिजनेस को उस हिसाब से बदलना है। आज के तारीख में लोगों को शुगर फ्री चीजें चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जिसकी पैकेजिंग बहुत ही बेहतरीन हो, जो दिखने में बहुत बेहतरीन हो, आपको वैसी चीजें बनाकर उनको देनी पड़ेगी। अगर महंगाई बढ़ी तो उस हिसाब से प्रोडक्ट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट अपने प्रोडक्ट में, अपने दामों में करना पड़ेगा। जी हाँ, और इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब ये होता है कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, चाहे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बदले, चाहे कोई दूसरा देश हमारे ऊपर टैक्स लगा दे, चाहे महंगाई आ जाए, चाहे लोगों की पसंद नापसंद बदले, मैनेजमेंट को भी उस हिसाब से अपने आप को, अपने बिजनेस को और अपने गोल्स को यहां पे बदलना पड़ता है। सिंपल सी बात है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सबके लिए? चलो ठीक है, बढ़िया है। ओके, लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर जाते हैं, मतलब लास्ट फीचर के ऊपर जाते हैं। मैनेजमेंट इनटैंजिबल है।
ठीक है, तो जब मैं कहती हूं इनटैंजिबल, तो बेटा इनटैंजिबल का मतलब यहां पे क्या होता है? तो बाबू इनटैंजिबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, मैं इसको टच कर सकती हूं, तो ये टैंजिबल आइटम है। बट क्या आप किसी व्यक्ति की ऑनेस्टी देख सकते हो? क्या आप किसी व्यक्ति के नॉलेज को देख सकते हो? नहीं। ठीक है, सिमिलरली काफी बच्चे कहते हैं कि मैम हम मैनेजर्स को तो देख सकते हैं, और आप करेक्ट हो। अगर कोई एक व्यक्ति है जो एक कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे काम करता है, आप उस व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन लेकिन क्या किसी व्यक्ति को देखकर आप बता सकते हो कि व्यक्ति एक अच्छा मैनेजर है कि बुरा मैनेजर है? क्या आप उसकी काबिलियत को देख सकते हो? क्या उसको कितने अच्छे से डिसीजन लेना आता है देख सकते हो? क्या उसमें क्या क्या खूबियां हैं, खामियां हैं, ये आप देख सकते हो? नहीं। तो आप है ना मैनेजमेंट को कभी देख नहीं सकते, लेकिन किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है या फिर बुरा है, ये आप पता कर सकते हो उस बिजनेस की परफॉर्मेंस से। अगर कोई भी बिजनेस है जो ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, सक्सेसफुल है, मतलब उसका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो यहाँ पे लॉस में जा रहा है, दिन ब दिन नीचे आते जा रहा है, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा, बड़ी भसड़ मची हुई है, मतलब उसका मैनेजमेंट बुरा है। तो यहाँ पे बेटा मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, यू कैन नॉट सी और टच मैनेजमेंट, लेकिन एक मैनेजमेंट जो है उसका जो काम है, उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो परफॉर्मेंस है, आप एक कंपनी से यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी में कितना प्रोग्रेस है, क्या वो अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो कंपनी सक्सेसफुल है या नहीं। क्लियर है बेटा सबके लिए? जल्दी से जल्दी बताना है। रोनिश बिल्कुल पोल कराएंगे बच्चा, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? अभी तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है बाबू। ठीक है, ठीक है, ओके चलो भाई, एक बार है ना हम डाउट्स वापस चेक कर लेते हैं। मैम कैन यू प्लीज टेल मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन? एब्सोल्युटली अक्षय, डायनामिक का मतलब होता है बेटा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देखिए एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस है ना, जब आप सालों साल तक बिजनेस करते हो तो आपको ये पता होता है कि चीजें बदलेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोथिंग बिजनेस की बात करें, तो पहले इंडिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करते थे, बट अब हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, तो अब ज्यादा वेस्टर्न आउटफिट जो है वो लोग ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो मेरा अगर कपड़ों का शोरूम है, मुझे पता है कि लोग आजकल ज्यादा वेस्टर्न, मॉडर्न, ठीक है, इंडो वेस्टर्न ऐसे आउटफिट्स पसंद करते हैं, तो मुझे वैसे ही आउटफिट्स बेचने के लिए रखने पड़ेंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि एज अ बिजनेस, एज अ मैनेजमेंट, जब लोग, उनकी पसंद, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये चीजें बदलेगी, तो मुझे अपने बिजनेस को उस हिसाब से बदलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अगर मैं एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊं ना, तो पहले के जमाने में, आज से अगर आप 12-15 साल पहले की अगर आप बात करोगे, तो उस टाइम पे ना अगर आप मोबाइल फोन की बात करोगे ना, तो नोकिया हुआ करता था सेलफोन मार्केट का बादशाह। आज वो एक ऐड आती है ना, किसका बजा किसका बजा, तभी रियल में वो सिचुएशन होती थी। नोकिया की एक स्टैंडर्ड ट्यून थी, ठीक है, तो ऐसे कभी भी रिंगटोन बजेगा ना तो सबको लगता था अरे मेरा फोन बज रहा है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों के पास नोकिया के फोन हुआ करते थे। अब आज की तारीख में नोकिया मार्केट में ज्यादा दिखता भी नहीं, और दिखता तो ऐसा लगता है एक सरप्राइज की तरह लगता है। ऐसा क्यों? जब नोकिया इंडिया में आया था तभी बहुत ज्यादा उसको कंपटीशन था नहीं। धीरे धीरे इंडिया में जैसे सेलफोन की मार्केट बढ़ती गई, बहुत नए नए प्लेयर्स जैसे एलजी है, सोनी है, सैमसंग है, मोटोरोला है, ये धीरे धीरे आते गए। अब इन्होंने मार्केट में आते ही एक ट्रेंड बना दिया कि हर 3-4 महीने में एक नया फोन, न्यू फीचर्स, नया तरीके का फोन वो लॉन्च करते थे। अब नोकिया की एक आदत थी भाई, साल में एक ही फोन निकालता था, और इतना ज्यादा बदलाव, ये वो, उतना वो इनोवेशन नहीं करता था। अब लोग है भाई, पैसा देके चीज खरीदेंगे तो यही सोचेंगे कि मेरे को बेहतरीन नई कुछ हटके चीज चाहिए। धीरे धीरे नोकिया के सेल्स ड्रॉप हो गए और उसको मार्केट एग्जिट करना पड़ा। कोशिश की माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़कर वापस आने की, बट फिर भी इतना नहीं टिक पाया इस कंपटीशन में। तो ये बदलाव लाना, अपने बिजनेस को ऐसा बनाना कि जब चीजें बदलती है, कंपटीशन आता है, लोगों की पसंद बदलती है, तो हम उस मुताबिक अपने बिजनेस को बदल पाए, इस तरीके का बिजनेस बनाना जरूरी है, वरना आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए मैम कैन यू प्लीज टेल मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन? ओके मैम, बीएसटी याद कैसे करें बता दूंगी। मैम बीएसटी की क्लास वीक में कब कब होगी? फ्राइडे एंड सैटरडे। मैम पोल कराओगे? आज हर लेक्चर में पोलिंग होगा, पोलिंग के बिना दिशा मैम का लेक्चर इनकम्प्लीट है। डायनामिक बता दिया। मैम हाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल? ओके बताती हूँ मैम, आप प्लीज कोई निमोनिक देंगे ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए? ठीक है, दे दूंगी। मैम टीचर्स लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मैम इज मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल? इफ यस इन डीपीपी आंसर वाज रॉन्ग शो। ठीक है सागर, चेक कर लेती हूँ, बट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। ठीक है मैम, मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एक्सप्लेन कर दो प्लीज, नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक कराया जाएगा। डायनामिक रिपीट कर दिया। ठीक है चलिए, ओके। तो कुछ डाउट्स मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुकी हूँ, बाकी डाउट्स भी मैं लेने की कोशिश करूंगी धीरे धीरे करके, जैसे क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे और समय अगर बचेगा। ठीक है, जनरल टॉपिक है, चीजों को याद कैसे रखते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट में ये एक चैलेंज हो जाता है। मैं आपको निमोनिक से शॉर्ट फॉर्म्स प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन सारे क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्म देना नामुमकिन है, और अगर दे भी दिया ना बेटा, तो शॉर्ट फॉर्म को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, जो बड़े क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेसेस है, सबके मैं निमोनिक्स दे दूंगी, वैसे भी दिए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, और हमारा वॉल्यूम 3 ऑफ बुक जो आपको मिलेगा उसमें, बट फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर जाते हैं, जो कि है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।
बच्चा गए वो दिन ना जब कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचती थी और फिर भी मार्केट में टिक जाती थी। आज की तारीख में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आप सोचोगे सिर्फ प्रॉफिट 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 के बारे में, भाई साहब तुम्हारा बिजनेस है ना टिकेगा नहीं। क्योंकि लोग समझदार बन चुके हैं, लोगों की जरूरतें बदल चुकी है, एम्प्लॉइज की जरूरतें बदल चुकी है, और इसीलिए मैनेजमेंट का काम होता है कि अपने प्रॉफिट और मुनाफे का तो सोचो, अपने गोल्स को तो पूरा करो, लेकिन समाज और आपकी कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स है ना, उनके बारे में भी सोचना होता है मेरे दोस्त। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है 3 कैटेगरीज या 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फॉलोड बाय सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एंड आखिर में आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एक एक करके मैं तीनों ऑब्जेक्टिव्स को यहां पे समझा देती हूं डिटेल में, राइट। सबसे पहले बेटा जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ही दूसरा नाम है कि हम इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे पूछा स्कूल में जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऐसे काम या ऑब्जेक्टिव्स जिसमें आप अपने कंपनी का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, मुनाफा, बेनिफिट सोचते हो। मतलब आप ये सोचते हो कि भाई मेरे बिजनेस का फायदा हो, मेरा बिजनेस कमाए, मेरा बिजनेस आगे जाए, ग्रो करे, एक्सपैंड करे। और इसीलिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसका मेन एम होता है कि भाई यहाँ पे ना हम पैसे कमाए, प्रॉफिट अर्न करें और ग्रो करें। तीनों को एक साथ डिटेल में समझाते हो, बट आगे जाने से पहले वापस एक बार सुन लो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है अपने बिजनेस, अपने कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, मुनाफा, बेनिफिट सोचना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ही दूसरा नाम है इकोनॉमिक या तो मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स, और इसको 3 कैटेगरीज या पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ नहीं लिखना है, इसका कारण मैं अभी समझाती हूं। ठीक है, सबसे पहले बेटा जब हम यहाँ पे बात करते हैं सर्वाइवल के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल के बारे में, तो सर्वाइवल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए इसको यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी कहते हैं। देखो बेटा बिजनेस नया नया शुरू करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि पहले साल में तुम करोड़पति बन जाओगे। जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो मार्केट में कंपटीशन फेस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे एक जगह बनाने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए समय लगता है। तो शुरुआत में एक ही चीज सोचना है कि भाई भले हम ज्यादा ना कमाए, उतना कमा ले कि खर्चा निकले। क्योंकि अगर खर्चा नहीं निकलेगा, अगर आप नुकसानी में जाओगे ना बेटा, कब तक नुकसानी में बिजनेस चलाओगे। तो शुरुआत में हर नया बिजनेस, हर नई ब्रांड, हर नया प्रोडक्ट सिर्फ एक ही चीज सोचता है कि भाई खर्चा निकल जाए हमारा, सर्वाइवल। एक बार आपका खर्चा निकल गया, आप मार्केट में सर्वाइव कर गए, लोग अब आपके बिजनेस को, आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को जानने लगे, मतलब मार्केट में ना आपने अपनी एक जगह बना ली। फिर हम जाते हैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे, जो कि है यहाँ पे प्रॉफिट्स। ठीक है, याद रखना है प्रॉफिट इज द मेन या तो प्राइमरी भी कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस एंड एक्ट्स एज अ मोटिवेटर। ठीक है, एक बार हम सर्वाइव कर गए, मतलब हमने मार्केट पे अपनी जगह बना लिया, अपना नाम बना लिया, फिर हम सोचते हैं कि भाई साहब अपने मुनाफे को हम कैसे बढ़ाएं, अपने सेल्स को कैसे ग्रो करें, प्रॉफिट्स को कैसे ग्रो करें, और ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, हम उसके बारे में सोचते हैं। चलो पैसा आना शुरू हो गया, प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, इनकम अर्न करना शुरू कर दिया, फिर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं जो कि है आपका यहाँ पे ग्रोथ। ठीक है, याद रखना है इट फोकसेस ऑन एक्सपैंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज। बेटा देखो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बिजनेस बड़ा बने, आगे जाए, ग्रो करे। तो नए ब्रांचेस ओपन करना, नई फैक्ट्रीज ओपन करना, और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, और नई नई जगहों पे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना, विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, ये सब इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब होता है बिजनेस को और बड़े लेवल पे लेके जाना, और बड़े लेवल पे बिजनेस को यहाँ पे करना। तो इसीलिए ये सीक्वेंस पे जाना जरूरी है। आप पहले ग्रो करके फिर सर्वाइवल नहीं सोच सकते, क्योंकि जब तक सर्वाइव नहीं किया ग्रो कैसे करोगे भाई साहब। तो बिजनेस शुरू होगा ना, तो पहले सर्वाइवल ही सोचना होता है कि उतना कमा ले, खर्चा निकल जाए। एक बार मार्केट में नाम और जगह बना ली ना, फिर अपने मुनाफे को बढ़ाने के बारे में सोचो। एक बार पैसा आना शुरू हो गया ना, हाथ में पैसा है ना, तो फिर सोचो कि बिजनेस को और बड़ा कैसे बनाएंगे, क्योंकि ग्रो करने के लिए भी पैसा चाहिए ना, नया ब्रांच, नई फैक्ट्री खोलने के लिए हाथ में पैसा चाहिए ना, इसीलिए बाद में आप ग्रोथ के बारे में सोचो। बट तीनों में हम बिजनेस का फायदा, बिजनेस का बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट यही देख रहे हैं, बराबर है, लेकिन इतना काफी नहीं है। और इसीलिए हम सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सिंपल शब्दों में सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब समाज की सेवा, समाज का भला, समाज का फायदा, इसके बारे में सोचना। भाई आज अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है ना, आज अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने करोड़ों कमाकर बैठे हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग उनका प्रोडक्ट और सर्विस खरीदते हैं। ठीक है, वो जो भी चीजें बनाते हैं, चाहे प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, इसके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो सोसाइटी से आते हैं। तो मैनेजमेंट का मानना है
कि हमारी भी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो है वो सोशल वेलफेयर एंड ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचता है, क्योंकि ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपनी सोसाइटी की तरफ बनती है। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स दे तो सबसे पहले एग्जांपल है दैट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। देखो बेटा, हम है ना पैसे देके चीजें खरीदते हैं, तो पहली तो उम्मीद होती है कि भाई चीज अच्छे क्वालिटी की हो, हमारे लिए सेफ टू यूज हो। दूसरा, रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिले, ऐसा नहीं कि सस्ता दो मुफ्त में दो, नहीं, बट अफोर्डेबल तो दो। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। सामाजिक कार्य जो होता है, जैसे कुछ गांव है जहां पे बिजली नहीं है, रोड बन रहा है, शौचालय बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, उन चीजों में भागीदार बनना या हिस्सा लेना। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, कोशिश करना कि वो ऐसा काम करे कि जिससे कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आए, कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो एंड डेवलप करे। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आज के टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने में सबसे जरूरी यही काम होता है, लोगों को रोजगार देना। देखो बेटा, ये जो मशीन है, एआई है, इनके घर परिवार नहीं है, पेट नहीं है भरने के लिए। ठीक है, इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो ऐसे काम, ऐसे बिजनेस करना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना कि हम लोगों को रोजगार दे सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सके। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, कई बार ऐसे होता है कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, तो ऐसे केस में बेटा काफी आर्थिक नुकसान होता है। ऑब्वियसली जान मान की हानि तो होती है, बट लोगों को आर्थिक नुकसान होता है, लोगों के घर चले जाते हैं, डूब जाते हैं, चोट लग जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय पे उनको मदद पहुंचाना। तो आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ पे उनको खाना पीना पहुंचाते हैं, दवाइयां पहुंचाते हैं, मदद पहुंचाते हैं, ये कार्य करना। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अलग अलग एरियाज में, स्पेशली रूरल एरियाज जहां पे जागरूकता, एजुकेशन इसकी कमी है, वहां पे जाके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता लाना, जैसे हाइजीन प्रैक्टिस है, जैसे खुद का बचाव कैसे करना है। ठीक है, वहां पे जाके अलग अलग मेडिकल कैंप्स को सेटअप करना, हेल्थ कैंप्स को सेटअप करना, फ्री हेल्थ चेकअप सेटअप करना। ये पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एनजीओज, बेटा बहुत सारे एनजीओज एंड गवर्नमेंट तो है ही जो समाज सेवा या सामाजिक सेवा करती है, तो उनमें भागीदारी लेना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, काफी बार हम नो टोबैको की रैलीज करते हैं, काफी बार हम जो रोड सेफ्टी है उसको लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, तो इसमें हिस्सा लेना। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, आज के तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है पोल्यूशन, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं, कई दिक्कतें आ रही है, तो कोशिश करना कि एज ए बिजनेस हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें, ऐसे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, देखो बेटा कुछ ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल्ड लोग, इनको ना जल्दी से नौकरी या रोजगार नहीं मिलता, तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोविजन है या काम है जो ऐसे लोगों को आप दे सको और वो इसको कर सके, तो प्लीज दीजिएगा। ठीक है, एक्सेट्रा यहाँ पे लिख देना, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव्स इतने सारे ना कि उसकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो सकती है। सिंपल शब्दों में, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो समाज के भले के लिए, सामाजिक सेवा के भाव से आप कर रहे हो, ना कि आपका आर्थिक बेनिफिट, ना कि आपका मुनाफा, तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इसके दो और नाम है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को ही इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। आपके बिजनेस को आगे लेके जाने वाला, आपके बिजनेस को कामयाब बनाने में काफी हद तक हाथ होता है आपकी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, लेबरर्स और एम्प्लॉयज का। तो इनके भले के बारे में, इनके वेलफेयर के बारे में भी जो सोचना होता है ना, ये भी एक तरीके से जो है यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है। तो कभी भी अगर आप वर्कर्स के लिए कुछ कर रहे हो, उनके फायदे या बेनिफिट या वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हो, वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या तो इंडिविजुअल या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कॉम्पिटिटिव सैलरीज देना, वो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो काम और मेहनत के मुताबिक वो जो डिजर्व करते हैं ना, उनको उतनी सैलरी और वेजेस देने चाहिए। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, देखो बेटा एक चीज को समझो, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी काम करता है ना, तो चाहता है कि वो कुछ सीखे, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, तो उनको चीजें सिखाना, ट्रेनिंग देना, नई नई टेक्नोलॉजीज को सिखाना, सो दैट वो भी करियर में आगे बढ़ सके, उनके भी प्रमोशन हो सके, वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑफ द कलीग। एक पॉइंट जो समझने में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, व्हाट इज पीयर रिकॉग्निशन? पीयर मतलब आपके कलीग जो आपके साथ उसी ऑफिस या उसी कंपनी में काम करता है। अब आप लोगों के लिए पीयर है आपके क्लासमेट जो आपके क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब लेटर से आप एक कंपनी में लास्ट 1 साल 2 साल से काम कर रहे हो, एक दिन अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप 15 दिन तक ऑफिस नहीं गए, ना किसी ने आपके बारे में पूछा, ना किसी ने कॉल किया कैसा है, क्या हुआ, ऑफिस नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है नहीं है, कुछ नहीं पूछा, भाई बुरा नहीं लगेगा? देखो एक एम्प्लॉय ना अपना अधिकतर समय दिन का बिताता है ऑफिस में, ऑफिस कहीं ना कहीं हमारा आधा परिवार ही बन जाता है, तो इसीलिए आपको लोग पहचाने, आपके बारे में लोग जाने, ये जरूरी होता है, आपको वो इज्जत मिले, ये जरूरी होता है, इसीलिए एम्प्लॉयज को ये देना चाहिए। तो इसीलिए ना आप कभी भी नई कंपनी, नई ऑफिस में ज्वाइन करोगे ना, तो आपका वेलकम होगा, फिर आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, फिर आप मिलकर साथ में खाना खाओगे, बातें करोगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे, दोस्ती करोगे, कभी कभार लेट हो गए, नहीं आए, बीमार है, तो लोग आपको पूछेंगे, दिस इज प्योर रिकॉग्निशन। ठीक है,
गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पे फैक्ट्रीज है, केमिकल फैक्ट्रीज है, लोग हजार्डियस चीजों के साथ डील करते हैं, तो उनको प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, ग्लव्स, ये चीजें देना। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन हो कि फैक्ट्री में ऐसे धुआं भर के लोग खांसे, उनको बीमारियां हो, ऐसे कभी भी ना हो। अगेन यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लगा देती हूँ। अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस आने जाने के लिए कार देना, रहने के लिए घर देना, फ्री में खाना देना, मेडिकल इंश्योरेंस देना, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आपके एम्प्लॉइज का फायदा है, वेलफेयर है, ये आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आता है। क्लियर बेटा सबके लिए? जल्दी से जल्दी बताना है। क्लियर है बच्चा सबके लिए? जो भी बच्चे कह रहे हैं ना मैम लॉन्ग लेक्चर, मैम लेक्चर कब खत्म होगा, आदत डालो बॉस, आदत डालो। वैसे तो आपका लेक्चर होता है 1.5 घंटे का, 5:30 to 7, आप टाइम टेबल देख लेना। मेरी कोशिश होगी 1 से सवा घंटे में खत्म करने का। अगर आप चाहो मैं आधे घंटे में खत्म कर देती हूँ, बट फिर आपको एग्जाम जो है 2027 में देनी पड़ेगी। भाई साहब सिलेबस है ना लेंदी है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। तो अगर टाइम चाहिए ना रिविजन, प्रैक्टिस, सैंपल पेपर्स करने के लिए, थोड़ा तो मेहनत करके 1 सवा घंटे का लेक्चर तो बेटा अटेंड करने की आदत डालनी पड़ेगी। या तो और एक काम है कि मैं शॉर्ट में फटाफट एक्सप्लेन करूं, बट वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलो भाई, ओके चलो ठीक है। अब बच्चे पोल 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 कर रहे हैं, तो मैं काम करती हूँ, मैं ना सबसे पहले पोल करा देती हूँ। ठीक है, पोल कराने के बाद केस स्टडीज करा दूंगी। अब आपको अगर पढ़ना है केस स्टडीज, रुक जाना। आपको लगता है केस स्टडीज वो तो हलवा है, आपकी मर्जी, बट गलतफहमी में रहना नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और पहला क्विज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अंशिका एम्प्लॉयज एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है जो अंशिका पूरा करने की कोशिश कर रही है? सिंपल सा सवाल है मेरे दोस्त। अच्छा, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो यूट्यूब से पोलिंग को अटेंड कर रहे हैं, बाबू आपके लिए भी आज मैं यहाँ पे पोलिंग कराऊंगी। ठीक है चलो, चलिए यूट्यूब पे जो बच्चे पोलिंग कर रहे हैं, पोल एंटर करने के लिए बस आपको मैसेज सेक्शन में, चैट सेक्शन में सही ऑप्शन यहाँ पे टाइप करके डाल देना है। ठीक है, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंड दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पहले देख लेते हैं भाई कितने बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। तो अगर हम ऐप की बात करें तो समवेयर अराउंड 81% है, और यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे 78% है, नॉट बैड। ठीक है, अब कैसे ये यहाँ पे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो हमने एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स की बात की ना, मतलब ऐसा काम करना जिसमें पर्यावरण, एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो हम जब एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना। जी हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेरिएबल्स। टू बी इफेक्टिव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडैप्ट इटसेल्फ टू इट्स गोल्स टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। Which feature of management is highlighted in the above statement? यहाँ पे एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करी गई है। अब आपको ये बताना है कि इस केस में कौन से फीचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा 20 सेकंड का ज्यादा समय दे रही हूँ क्योंकि लंबा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। चलिए चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो यस, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। मैंने बार बार आपको बोला था वातावरण, एनवायरमेंट बदलते रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो मैनेजमेंट को भी उसके हिसाब से बदलते रहना पड़ता है। और यहाँ पे बार बार एनवायरमेंट की बात करी है, अडेप्ट करने की बात करी है, तो यस यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक फंक्शन है। चलो यहाँ पे यूट्यूब पे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, ऐप में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे होती हुई मेरे को दिखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट जानबूझ के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन डाला है क्योंकि एग्जाम में आता है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही इजी टेक्निक से असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करता है। ठीक है, असर्शन कहता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ सोसाइटल बेनिफिट्स और इकोनॉमिक वैल्यूज। रीजन कहता है these days profit maximization is the exclusive objective of management। सिंपल क्वेश्चन आज मैंने दिया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, एक 30 सेकेंड्स दे रही हूं आपको ऑप्शन चेक करने के लिए, फिर मैं पोलिंग की यहां पे शुरुआत करूंगी।
चलिए कर देती हूं पोलिंग की शुरुआत। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब असर्शन रीजनिंग कितने बच्चों ने करेक्ट दिया? 26%, नॉट बैड। यहाँ पे तो उससे भी कम होगा, हाँ ओनली 7% के आसपास। यही खेल हो जाता है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में। अब गौर से सुनना, इसकी बेस्ट टेक्निक कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जब भी आता है तो पहले आपको दोनों स्टेटमेंट को रीड करना है। जैसे असर्शन कहता है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्रिएशन ऑफ सोसाइटल बेनिफिट और इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर फोकस करता है कि हाँ बाबा वो सोशल बेनिफिट देखता है, समाज का भला और समाज का फायदा देखता है। तो असर्शन स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है। ट्रू है या फॉल्स से पहले लिख लेना, ठीक है। तो असर्शन तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन कहता है कि आज के तारीख में प्रॉफिट जो है या प्रॉफिट बढ़ाना जो है ये एक ही ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। भाई ये ना फॉल्स है। अगर एक ही ऑब्जेक्टिव होता तो भाई तुम सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ते? मैंने शुरू में ही बताया था कि आज की तारीख में अगर सिर्फ प्रॉफिट 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 करोगे तो आपका बिजनेस नहीं टिकेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट को समाज के बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना पड़ता है ना। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हो गया। अच्छा, अगर दोनों ट्रू होता, अगर ए भी ट्रू होता आर भी ट्रू होता तो ऐसे केस में हम क्या करते? फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बचते कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है पता है? दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज या तो हेंस शब्द का इस्तेमाल करना होता है देखने के लिए कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। आगे के लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जिसमें आर इज द करेक्ट और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला आंसर होगा और इसको मैं तभी प्रैक्टिकली समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चंस करने के बाद मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि हमारा ना मतलब कैपेसिटी खत्म हो गया आज की पढ़ाई का, मतलब बस हो गया है आज, ठीक है। और ऐसे ये बस हो गया है वाला एटीट्यूड में केस स्टडीज कर नहीं सकते क्योंकि पहला पहला केस स्टडी है, समझना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, कल संडे है ना, थोड़ा चल मारो। नेक्स्ट वीक है ना, फ्राइडे को जब हम लेक्चर शुरू करेंगे ना तब शुरुआत में केस स्टडी करा देंगे। मैं भी समझती हूँ दोस्त, कभी मैं भी आपकी जगह पे थी, ठीक है। तो चलो भाई केस स्टडीज नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगी। आज के लिए हम सबसे पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐप की अगर मैं लीडर बोर्ड की बात करूं तो ऐप के लीडर बोर्ड में फर्स्ट प्लेस पे वी हैव उज्जवल, देन वी हैव लक्षिता,